हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल के अंदर अगले टॉपिक ऊन रेशा को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि ऊन रेशा क्या होता है, इसे कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊन जांतव रेशा। जांतव रेशा मतलब एनिमल फाइबर। ऊन को हम एनिमल फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एनिमल यानी कि जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि से ऊन हमें प्राप्त होता है। तो ऊन को हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं और इसको प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। प्रोटीन रेशा क्यों कहते हैं? प्रोटीन रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जंतुओं के बाल होते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, वो बाल जो होते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने होने के कारण हम उनको प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उद्गम और इतिहास। तो उद्गम और इतिहास में है, बाल जो है यह जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई होगी, जब आदि मानव जो है शिकार करता था, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता था और उसकी खाल से क्या करता था? वस्त्र पहनता था। तो अनुमान यही लगाया जाता है कि उसी समय ऊन की खोज हुई होगी। और बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। मतलब अगर हम खाल के सहित बाल का प्रयोग वस्त्र के रूप में करते हैं तो उसको हम फर एंड फेल्ट बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर एंड फेल्ट क्या होता है? तो फर एंड फेल्ट का मतलब होता है ऐसे वस्त्र जो बाल के सहित खाल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जानवरों को मार के जो उनकी खाल उतार लिया जाता है तो उसको हम वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर एंड फेल्ट। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। यहाँ अति प्राचीन काल से भेड़ पाले जाते थे व उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडेरियों द्वारा मैरिनो जाति के भेड़ों को पाला गया, जिससे उत्तम कोटि के ऊन की प्राप्ति हुई, जिसे मैरिनो ऊल के नाम से जाना जाता है। तो मैरिनो ऊल क्या है? यह एक मैरिनो जाति की भेड़ होती है, उसके बाल से जो ऊन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मैरिनो ऊल। ठीक है, और मैरिनो ऊल से उत्तम किस्म का ऊन का रेशा तैयार किया जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ और भारत में सबसे पहला ऊन उत्पादन कार्य कश्मीर से प्रारंभ हुआ। कश्मीर के पश्मीना साल कश्मीर की बहुत फेमस साल है। पश्मीना साल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता और आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर देशों तक प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो कश्मीर में सबसे भारत में जो ऊन का उत्पादन कार्य शुरू हुआ वो सबसे पहले कश्मीर में शुरू हुआ और कश्मीर की एक पश्मीना शाल है वह बहुत फेमस है। आगे हम देखते हैं ऊन प्राप्ति के साधन कि ऊन कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं। तो ऊन की प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है, परंतु कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बालों से भी ऊन बनाए जाते हैं, जैसे ऊंट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी इत्यादि। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है, जिससे काफ़ी महंगे, बहुमूल्य और अत्यंत सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। इन्हें ही विशिष्ट हेयर फाइबर कहते हैं। और यह फाइबर दुर्लभ पशुओं के बालों से प्राप्त होते हैं, जैसे बिक्यूना नामक एक दुर्लभ ऊंट जाति का जानवर है, जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनाया जाता है। बिक्यूना एक प्रजाति का जानवर है, ऊंट प्रजाति का जानवर है बिक्यूना, जिसके बाल से सबसे महंगा कोट बनता है, जिसका नाम है मिंक कोट। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मिंक कोट किससे बनता है? तो मिंक कोट बिक्यूना से के बालों से या बिक्यूना से बनता है और यह विश्व का सबसे महंगा कोट होता है।
और इसी प्रकार अन्य दुर्लभ जानवर होते हैं जिनके बालों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जो निम्न हैं। कुछ और देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 में है अंगोरा बकरी। ठीक है, अंगोरा बकरी जो होती है, अंगोरा गोट, इससे भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है इसके बालों। जैसे कि चित्र में आप सबको दिख रहा होगा, ये अंगोरा बकरी का चित्र लगा हुआ है। तो ऐसे छोटी सी अंगोरा बकरी होती है, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके शरीर पे, पूरा शरीर ही इसका बालों से ढका हुआ है। तो इसमें है, यह एक प्रकार की बकरी है। इसके बालों को मोहेर, क्या कहते हैं, इसके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है। तो मोहेर क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं अंगोरा बकरी के बाल से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको हम मोहेर कहते हैं। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार एवं फिसलन युक्त होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है, जिससे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अंगोरा बकरी से जो बाल प्राप्त होता है उसको मोहेर कहते हैं, और इसमें प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, वो है काश्मीरी बकरी। क्या है काश्मीरी बकरी? काश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन की प्राप्त होती है या उत्कृष्ट ऊनी वस्त्र बनते हैं। इस बकरी का नामकरण भी कश्मीर में बनने वाली महीन साल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके शरीर के बालों की 2 परतें होती हैं, एक ऊपरी परत, एक निम्न परत। जो ऊपरी परत होती है उससे जो रेशे होते हैं वो निम्न कोट के रेशे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं, वो खुरदुरे और थोड़ा सा कड़े टाइप के होते हैं। लेकिन जो उसके नीचे की परत होती है, निचली परत होती है, उससे अच्छे और महीन और रेशमी, मतलब अच्छे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता की जो निम्न परत होती है, इससे उच्च गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं या उच्च गुणवत्ता के ऊन प्राप्त होते हैं। और जो ऊपरी परत होती है, इससे निम्न क्वालिटी के ऊन की प्राप्ति होती है, निम्न गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विक्यूना। इसमें चित्र भी आप लोग देखते जाइएगा, ये विक्यूना का चित्र है। विक्यूना जो है यह एक ऊंट जाति में आता है, ये ऊंट की प्रजाति का जानवर है। देखिए विक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। इसके बाद इसके बाल, यहाँ बाल रहेगा, इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार एवं बारीक होते हैं। इसका रंग क्रीम, हल्का भूरा अथवा भूरा होता है। इसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनता है। तो ये जो विक्यूना हमारा है, यह इसलिए दुर्लभ प्रजाति का जानवर है क्योंकि इसको पाल नहीं सकते, ये कहीं कहीं विशेष जगहों पर ही पाया जाता है। इसको कई बार पालने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे जो ऊन बनता है, उससे जो वस्त्र बनता है, वो सबसे महंगा विश्व का वस्त्र है, उसको हम बोलते हैं मिंक कोट। अब आगे देखते हैं लामा। लामा जो है, ये देखिए चित्र में, इसका भी जो है यह भी ऊंट जाति प्रजाति का जानवर होता है लामा, और इससे भी ऊन की प्राप्ति होती है। तो लामा भी ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों में भी 2 परत होती है। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी एवं मोटे होते हैं। नीचे की परत से बहुत मुलायम, कोमल, बारीक रेशों की प्राप्ति होती है। मतलब वही कि जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपर से बाल काटे जाते हैं, वो थोड़ा कम क्वालिटेटिव रहते हैं, मतलब कम गुणवत्ता वाले रहते हैं, और जो नीचे के ऊन से जो रेशे मिलते हैं वो ज़्यादा क्वालिटेटिव होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। और लामा कहाँ पाया जाता है? लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब इनसे 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, एक तो हम बाल की प्राप्त करते हैं, ऊन की प्राप्ति करते हैं, दूसरा इससे सामान भी ढोवाते हैं। अगला है अंगोरा खरगोश। ठीक है, अंगोरा खरगोश, ये देखिए चित्र में पूरा बाल से ही इसका शरीर ढका हुआ है, ये अंगोरा खरगोश है। तो अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है। इसके बाल अत्यंत श्वेत, कोमल, बारीक, मुलायम, सूक्ष्म एवं रेशम के समान चिकने और चमकदार होते हैं। इसके बालों से उत्तम श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है।
किससे? अंगोरा खरगोश। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अल्पाका। ये अल्पाका का चित्र है, ये सब अल्पाका के ही चित्र हैं। तो अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल, घने होते हैं। इससे रोएदार वस्त्र या कोट बनाए जाते हैं। ये हो गया अल्पाका। इसके बाद ऊंट। ठीक है, ऊंट जो है इसमें है कि 2 कुंभ वाले ऊंट, एक ऊंट नॉर्मल होता है, एक होता है 2 कुंभ वाला। ये जो कुबर निकला होता है इसी को हम बोलते हैं कुंभ। ठीक है, तो ये जो ऊंट है ये सब 2 कुंभ वाले, ये जैसे ये देखिए सिंगल कुंभ वाला ऊंट आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन ये 2 कुंभ वाले ऊंट हैं यहाँ पे। तो जो 2 कुंभ वाले ऊंट होते हैं इसको हम बोलते हैं बैक्ट्रियन ऊंट। क्या ऊंट इसका नाम है? बैक्ट्रियन ऊंट भी इसको कहते हैं। तो 2 कुंभ वाले ऊंट या बैक्ट्रियन ऊंट एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पाए कहाँ जाते हैं? एशिया, चीन के उत्तरी दक्षिणी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। अरब में गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक इस जाति के ऊंट पाए जाते हैं। इनके बालों में एक विशिष्ट गुण होता है, यह गर्मी में त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं तथा सर्दी में गर्माहट प्रदान करते हैं। ऊंट के शरीर के 2 प्रकार के बाल प्राप्त किया। जो ऊंट के शरीर मतलब बाल होते हैं वो भी 2 टाइप से प्राप्त किए जाते हैं। एक हो गया ऊंट के गर्दन और पेट के हिस्से से। तो जो ऊंट के गर्दन और पेट के हिस्से से जो बाल प्राप्त किए जाते हैं वह उत्कृष्ट कोट के ऊन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो ऊंट होता है बैक्ट्रियन ऊंट, इसके जो गर्दन और पेट के हिस्से से जो बाल या जो ऊन प्राप्त किए जाते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं। और ऊंट के पीठ, टांग और सिर या अन्य जो दूसरे भाग हैं वहाँ से जो ऊन प्राप्त होते हैं वो निम्न कोट के होते हैं, मतलब उनकी गुणवत्ता थोड़ा कम होती है। ऐसे रेशों से दरी, कंबल बनाए जाते हैं। ऊंट समय समय पर अपने बालों को स्वतः ही झाड़ देते हैं, जिसको एकत्रित करके हम वस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं ऊनी रेशों का वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर्स। ठीक है, ऊनी रेशों का वर्गीकरण। तो ऊनी रेशों का जैसे भेड़ के, मेमने या फिर कितने साल के जो ऊन काटेंगे, मतलब कितनी एज के, कुछ उस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला इसमें है वो है मेमने का ऊन। ठीक है, या मेमने की ऊन। जो मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है, उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है या उसके बाल से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसको हम मेमने का ऊन या लैम्स वूल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेमना है, या इसको कहेंगे ये भेड़ के बच्चे। तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। 8 माह के भेड़ के बच्चे की पीठ और गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोट के होते हैं, क्योंकि जब कोई भेड़ होता है या कोई भी पशु जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, उससे जो हम उसके शरीर से बाल को निकालते हैं तो उसके अलग अलग भाग से अलग अलग टाइप के ऊन की प्राप्ति होती है। अगर पीठ या गर्दन, पेट और गर्दन की बात करें तो यहाँ से अच्छे क्वालिटी के ऊन की प्राप्ति होगी, और वहीं पैर या पीठ का हम ले लें तो वहाँ से थोड़ा सा निम्न क्वालिटी, क्योंकि बार बार जैसे चलने से ऊँट या बकरी वगैरह के चलने से, बैठने से क्या होता है कि वहाँ का ऊँट रगड़ ज़्यादा खाता है, तो थोड़ा सा कम क्वालिटी का हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो भेड़ के बच्चे की पीठ और गर्दन से जो उतारे गए बाल उत्तम कोट के होते हैं, और इसके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक एवं दोनों सिरे से नुकीले होते हैं, परंतु ये भेड़ अपरिपक्व होती हैं, क्योंकि अब मेमना है, भेड़ का बच्चा है, तो वह 8 ही महीने की बात हो रही, 8 महीने का है, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं रहती है। तो इसलिए ऐसे जो ऊन से रेशे हमें प्राप्त होते हैं कैसे होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। हालांकि क्वालिटी में वो ज़्यादा कोमल होते हैं, ज़्यादा चमकदार दिखते हैं, लेकिन मजबूती थोड़ा कम होती है, मतलब इमैच्योरिटी के कारण उनकी पर्याप्त मजबूती उसमें नहीं पाई जाती है। अब आगे देखते हैं होगेट ऊन। होगेट ऊन क्या होता है? होगेट ऊन जो होता है यह 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है, 12 से 14 महीने के
जो भेड़ हो जाते हैं उनके शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसे हम होगेट ऊन कहते हैं। इस अवस्था में भेड़ क्या हो जाता है, बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर हो जाता है। तो ये ऊन जो होते हैं वह काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो कुंवारी या वर्जिन ऊन। वर्जिन ऊन किसे कहते हैं, ऐसी ऊन पूर्णतः नई रहती है, इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ रहता है, कुंवारी या वर्जिन ऊन कहलाती है। मतलब ऐसी भेड़ चाहे 12 से 14 महीने, हम मान सकते हैं कि 12 से 14 महीने के जैसे ही हमारी भेड़ मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो पहली बार जो उसके शरीर से बाल उतारे जाते हैं उसको ही हम वर्जिन ऊल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वेदर ऊल। वेदर ऊल किसे कहते हैं, यह 14 माह के भेड़ों को उसके शरीर से पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार काटी जाने वाली ऊन वेदर ऊन कहलाती है। यह ऊन अधिकतर गंदी एवं मटमैली होती है। तो जो वर्जिन ऊल होती है ना, उसके बाद अगर पहली बार जैसे कोई परिपक्व भेड़ है या 14 माह की भेड़ है, एक बार हम पहली बार अगर उसके शरीर से हम ऊन उतारते हैं, काटते हैं, तो उसको हम वर्जिन ऊन कहते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार हम उसके शरीर से ऊन काटते हैं तो उसको हम वेदर ऊल कहते हैं। ठीक है। मतलब दूसरी बार अगर किसी भेड़ के शरीर से ऊन हमें मिलता है या प्राप्त किया जाता है तो वो वेदर ऊन कहलाता है, और यह ज़्यादातर गंदा या मटमैला होता है। अब आगे देखते हैं, अगला है खींची हुई ऊन या पुल्ड ऊल। खींची हुई ऊन या पुल्ड ऊल जिसको कहते हैं, तो ये क्या होता है कि इसमें जो भेड़ होता है वो मृत होती है। मतलब जैसे कुछ भेड़ें पाली जाती हैं मांस वगैरह के लिए, तो ऐसे जो मांस वगैरह के लिए जिन भेड़ों को मारा जाता है तो उनके शरीर से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसको हम पुल्ड ऊल या खींची ऊन कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों के मारने के पश्चात उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उनके शरीर पर चूना या रासायनिक विलोमक केमिकल डेपिलेटर का लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है। ठीक है, ऊन ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खिंच जाती है, परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्योंकि जो भेड़ मांस के लिए या खाने के लिए मतलब पाली जाती हैं, तो उनके शरीर पर क्या किया जाता है, मारने के पश्चात उनके शरीर पर कुछ केमिकल्स वगैरह का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे उनके शरीर से, स्किन से जो ऊन होता है वह ढीला पड़ जाता है, फिर उसको खींच लिया जाता है। तो केमिकल के प्रयोग के कारण जो भेड़ के शरीर का ऊन होता है वह निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इसीलिए वह निम्न कोटि में आ जाता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं कोटी ऊन। ठीक है, कोटी ऊल या कोटी ऊन क्या होता है, तो भेड़ों को लालन पालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों या मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया जाता। मतलब ऐसी भेड़ कि उन्हें अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, खान पान उनका अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो या प्रतिकूल परिस्थितियों में भेड़ों का पालन हो रहा है, तो ऐसे भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम कोटी ऊन कहते हैं, और ऐसे ऊन भी बिल्कुल निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है। और इससे क्या बनता है, नमदा बनता है, जिसको हम बोलते हैं फेल्ट। क्योंकि ऐसे जो भेड़ होती हैं उनसे जो ऊन प्राप्त होगा वो बिल्कुल रफ, छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा लेंथ भी नहीं रहेगी और बिल्कुल कड़कीला रहेगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको उचित ताप और दाब देकर उस पर नमदा बनाया जाता है, उसका फेल्ट बनाया जाता है। ठीक है। फिर नमदा से हम रेशा तैयार करते हैं, ऊन तैयार करते हैं, उससे दरी गलीचा वगैरह बनता है। ठीक है। तो कोटि ऊन भी आ सकता है। तो ये कैसा है, निम्न कोटि का ऊन है, जो प्रतिकूल भेड़ों के प्रतिकूल परिस्थितियों में लालन पालन करने से प्राप्त होता है। इसके बाद टेगलॉक ऊन। टेगलॉक ऊन क्या होता है, टेगलॉक ऊन भी निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह टूटे फूटे एवं बदरंग रंगों वाली ऊन टेगलॉक ऊन कहलाती है। इसमें निम्न श्रेणी के ऊन से वस्त्र, कालीन और दरियां बनती है। मतलब कोई भी ऊन, मान लीजिए अगर ऊन की छटाई होती है तो उसमें जो बेकार एकदम छोटे छोटे रेशे की तरह ऊन, जो खराब ऊन प्राप्त होते हैं, तो उसको फिर फेल्ट करके उससे निम्न कोट के दरी या गलीचा वगैरह बनाया जाता है, तो उसको भी हम टेगलॉक ऊन का नाम देंगे। इसके बाद अगला देखते हैं मृत ऊन। ठीक है, मृत ऊन जिसको हम बोलते हैं डेड ऊल,
ये मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाता है। तो इसमें क्या है, एक पुल्ड ऊन था, पुल्ड ऊन वो भी मृत भेड़ से ही प्राप्त था। तो उसमें क्या था कि उन भेड़ों को हम खाने के लिए या बकरियों को खाने के लिए हम पाल रहे थे, और उसको जब मारा गया तो उसके बाद केमिकल वगैरह से उसके शरीर से हम बाल प्राप्त करते हैं, खींच लेते हैं, तो उसको पुल्ड ऊन। लेकिन ये जो मृत ऊन होता है इसमें एक्सीडेंटल, अगर जैसे मान लीजिए हम भेड़ को पाल रहे हैं ऊन प्राप्त के लिए, लेकिन फिर भी किसी एक्सीडेंट की वजह से या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी बीमारी की वजह से अगर भेड़ की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम मृत ऊन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऊन भी निम्न कोटि के ऊन होते हैं, इनसे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। और ऐसे जानवरों की मृत्यु जो है अस्वस्थता, दुर्घटना या अन्य कारण से हो सकती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कालीन ऊन। कालीन ऊन क्या है? कालीन ऊन जिससे कारपेट वगैरह बनता है, ये ऊन कड़ी, खुरदरी, रुच एवं छोटी किस्म की होती है। इससे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इनका उपयोग केवल दरी, कालीन बनाने में किया जाता है। ऐसी ऊन को कालीन ऊन या कारपेट ऊन कहते हैं। तो इतना हम देख लिए उनके टाइप की कहाँ कहाँ से मिल रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्लासेस ऑफ ऊल, ठीक है। ऊन का श्रेणीकरण, जैसे भेड़ से ही प्राप्त हो, कैसे कैसे हमें ऊन प्राप्त होते हैं, किस भाग से कौन सी उत्तम श्रेणी का है, कौन सा निम्न श्रेणी का, कुछ इस प्रकार से हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखा भेड़ों की किस्म के अनुसार, कि कुछ भेड़ें अच्छी किस्म का ऊन देती हैं, कुछ निम्न किस्म की होती हैं। तो किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला है प्रथम श्रेणी का ऊन। प्रथम श्रेणी का ऊन कौन सा होता है? मेरिनो ऊन, ठीक है। मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी के ऊन के अंतर्गत आता है। मेरिनो ऊन के रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। इसमें सल्कों की संख्या सबसे अधिक लगभग 3000 से 4000 प्रति इंच पाई जाती है। जो क्रिम्स होता है, क्रिम्स जिसको बोलते हैं या सल्क बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेरिनो में, ठीक है। तो मेरिनो जो भेड़ होती है उससे जो ऊन प्राप्त होता है वह सबसे उत्तम किस्म का ऊन होता है, उसको हम प्रथम श्रेणी के ऊन में रखते हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी का ऊन। द्वितीय श्रेणी का ऊन जो होता है यह भी उत्तम किस्म के ऊन होते हैं, परंतु ये मेरिनो ऊन की बराबरी नहीं कर सकते हैं, मतलब उससे थोड़ी सी इसकी क्वालिटी लो होती है। इसके रेशे 2 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। इनमें भी सल्कों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु मेरिनो ऊन से कम होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सल्कों की संख्या या जो क्वालिटी होती है वह मेरिनो ऊन की होती है। उससे थोड़ा सा कम अगर सेकेंड पोजीशन पे कोई आता है तो वह द्वितीय श्रेणी का ऊन है, जिसमें थोड़ा सा उससे कम सल्कें पाई जाती हैं। अगला देखते हैं तृतीय श्रेणी का ऊन। तृतीय श्रेणी का ऊन में है, इसके रेशे 4 से 18 इंच तक लंबे, मोटे, रुच, खुरदुरे, कड़कीले एवं कड़े होते हैं। इनमें सल्कों एवं घुमावों की संख्या काफ़ी कम होती है, ठीक है। जो इसमें जो सल्क होते हैं, जो घुमाव होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो ये थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। और जो फिर इसके बाद अगला है चतुर्थ श्रेणी का ऊन। तो मिली जुली जाति के भेड़ों या मान्य ग्रेल जाति के भेड़ों से चतुर्थ श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है। इसके रेशों की लंबाई 1 से 16 इंच तक होती है। रेशों में सल्कों एवं घुमावों की संख्या अत्यंत कम, 1 या 2 ही होती है। मतलब इसमें जो सल्क होते हैं या क्रिम्स उसको बोलते हैं, वो 1 या 2 प्रति इंच में, मतलब 1 इंच में जहाँ 3000 4000 पाए जाते हैं वहाँ यहाँ 1 या 2 ही होते हैं। तो सबसे निम्न कोटि का जो ऊन होता है वह चतुर्थ श्रेणी का ऊन होता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में वर्गीकरण हो गया। सबसे पहले नंबर 1 पे जो उच्च क्वालिटी का था वो मेरिनो था, फिर द्वितीय श्रेणी का उससे थोड़ा लो, फिर तृतीय श्रेणी का, फिर चतुर्थ श्रेणी का, ठीक है। सबसे लो क्वालिटी का हमारा 4th श्रेणी का ऊन होता है। इसके बाद ऊन का उत्पादन, हम प्रोसेस अब देखेंगे कि ऊन का उत्पादन कैसे होता है, ऊन बनता कैसे है, उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऊल, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट ये है। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और कभी कभी इसका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम ऊन उत्पादन के लिए क्या करते हैं,
भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना। ठीक है, भेड़ जो होता है उसके शरीर से जो ऊन को हम काटते हैं, काटकर इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ शीप। ठीक है, क्या शेयरिंग बोलते हैं उसको, शेयरिंग ऑफ शीप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, भेड़ को पहले नहलाया जाता है, अच्छे से साफ से नहलाया जाता है, फिर उसके बाद उसको कीटाणुनाशक जो पानी होता है उससे उसको धुला जाता है, नहलाया जाता है, ताकि ऊन बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। फिर उसके बाद ऊन की कटाई होती है। ऊन की कटाई मशीनों से भी होती है और हाथ से भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, भेड़ को अच्छे से नहला धुला के उसको साफ करके फिर उसके बाद हम उनकी कटाई करते हैं, जिसको हम शेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है छटाई एवं श्रेणीकरण, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, जो ऊन होता है, ऊन काटने के बाद उसका लंबाई के आधार पर कि कौन कितना लंबा है कौन छोटा, उसके आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड करना, बांटना, ये हो गया छटाई या श्रेणीकरण, ग्रेडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग भागों में उसको बांट लेते हैं ऊन को काटने के बाद। तो ये दूसरी जो प्रक्रिया हमारी होती है वो छटाई की होती है, जिसको हम सॉर्टनिंग बोलते हैं या ग्रेडिंग बोलते हैं। अब तीसरी देखते हैं, तो तीसरी प्रक्रिया है सफाई एवं धुलाई। अब ऊन काटने के बाद हम उसको छाट लेते हैं, छाटने के बाद अब उसकी सफाई की जाएगी, क्योंकि ऊन में क्या होता है, बहुत ऑयल भी लगे होंगे या बहुत धूल डस्ट, बहुत प्रकार की गंदगियां होंगी। तो उसको साफ करने के लिए हम क्लीनिंग प्रोसेस और स्काउरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्लीनिंग और स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होता है, जो अशुद्धियां हैं उनकी वो दूर हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये 3 प्रकार से होता है। एक, हम ऊन को क्या करते हैं, साबुन के घोल में डाल के धुल देते हैं, दूसरा किसी केमिकल घोलक के साथ, और तीसरा अगर इन सब से भी अच्छे से साफ नहीं हुआ तो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको साफ किया जाता है। ठीक है, तो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया लिख दे रहे हैं, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया। देखिए, जो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया होती है ये 2 टाइप से होती है। एक H2SO4 से होती है, H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जब हम ऊन के रेशों को या ऊन को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धुलाई करते हैं या उसकी सफाई करते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि ऊन में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं सब दूर हो जाती हैं। तो ये हो गया क्लीनिंग एंड स्काउरिंग। स्काउरिंग में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है कार्बोनाइजिंग। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो 4th प्रक्रिया हमारी आती है वो है सुखाना या ड्राइंग। सुखाने में क्या होता है, ऊन की जब धुलाई वगैरह हो जाती है तो कुछ पानी को ऊन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। ऊन को जब सुखाते हैं तो ऊन थोड़ा कड़े हो जाते हैं सूखने के बाद। तो ऊन को सुखाने के बाद अगली प्रोसेस जो होती है वो ऑयलिंग की होती है, तेल लगाना, ऑयलिंग। तो ऑयलिंग प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऊन बहुत कड़ा रहता है, तो ऑयलिंग प्रक्रिया करने से वो थोड़ा मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो जो ऑयलिंग प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, ये जैतून के तेल या ग्लिसरीन, जैतून के तेल या ग्लिसरीन के द्वारा हम ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, ऑयलिंग हो गया। ऑयलिंग के बाद फिर ब्लेंडिंग होता है, मिश्रित करना। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रेशे को हम आपस में मिलाते हैं, ब्लेंड करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ऊन में क्या होता है, उसकी मजबूती लाने के लिए। जैसे ऊन में कई क्वालिटी के ऊन थे, कुछ ऊन जैसे बहुत ज़्यादा चिकने दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उत्कृष्ट कोट के, लेकिन उसमें मजबूती की ही कमी है। तो मजबूती की कमी को दूर करने के लिए हमें दूसरे टाइप का ऊन या कुछ दूसरा रेशा हमें उसमें मिलाना पड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित करना। मतलब अलग अलग किस्म के
अलग अलग किस्म के रेशे को आपस में मिलाना या अलग अलग किस्म के ऊन को आपस में मिलाना, ये हमारी प्रक्रिया हो गई ब्लेंडिंग की। इसके बाद आती है कॉर्डिंग जिसको बोलते हैं धुनाई। ठीक है, जब हम मिश्रित कर लेते हैं तो इसके बाद फिर हम कार्डिंग प्रक्रिया करते हैं, धुनाई की प्रक्रिया करते हैं। धुनाई में भी दो टाइप से, एक ऊनी रेशा होता है, एक वर्स्टेड, मतलब जो हमारा ऊन होता है ये दो भाग में होता है। एक ऊनी रेशा जो प्राप्त होता है, ऊनी वस्त्र जिनसे निर्माण होता है, एक होता है वर्स्टेड वस्त्र। तो जिनसे वर्स्टेड वस्त्र बनाए जाते हैं उनकी धुनाई ज़्यादा की जाती है और जिनसे ऊनी वस्त्र बनते हैं उनमें धुनाई की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक ऊनी हो गया और दूसरा वर्स्टेड जो वस्त्र होते हैं इनमें अधिक धुनाई की ज़रूरत होती है। अधिक धुनाई मतलब मेनली धुनाई वर्स्टेड में ही होती है और इसमें धुनाई प्रक्रिया नहीं होती है जो ऊनी वस्त्र बनते हैं। इसके बाद अगली प्रक्रिया हमारी आ गई कंघी करना या कॉम्बिंग। ठीक है, तो कंघी करना, जैसे कंघी इसलिए की जाती है क्योंकि वस्त्र को समांतर करने के लिए और उन छोटे रेशों को बड़े रेशे से अलग करने के लिए कॉम्बिंग प्रक्रिया होती है या कंघी करना। ठीक है, कंघी करने के बाद होता है खींचना या ड्राइंग, उसको हम ड्राइंग या खींचना बोलते हैं क्योंकि जब कंघी करने के बाद उसकी पोनी बनाई जाती है, पोनी बनाने के बाद उसकी खिंचाई होती है। खींचने से क्या होते हैं, रेशे और लंबे हो जाते हैं और बारीक हो जाते हैं। और खींचने के बाद उसकी कताई की जाती है, कताई जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग के द्वारा ही, मतलब स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ही धागे का निर्माण होता है। ठीक है, धागे बनने के बाद उसको लच्छी में या गोले में लपेट लिया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से, मतलब स्पिनिंग के बाद ही किसका निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है। वो ऊन जो हम मार्केट में खरीदते हैं वो ऊन स्पिनिंग प्रोसेस के बाद ही बनता है। उसके बाद स्पिनिंग के बाद जो अगली प्रोसेस हमारी होती है वो बुनाई की होती है जिसको हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग के बाद फिर उसकी भराई होती है जिसको हम फूलिंग बोलते हैं। ये भराई कैसे होती है, तो भराई में कुछ अलग चीज़ ऐड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ऊन का स्वेटर ही बन गया, जैसे सिलाई से लोग स्वेटर बनाते हैं घरों में, तो उसी तरीके से तो उसमें क्या होता है कि कहीं से धागा जो ऊन का होता है ज़्यादा खींचा होता है, कहीं से कम खींचा होता है। तो क्या किया जाता है कि थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें कोई घोलक डाल के उसमें ऊन के जो वस्त्र होते हैं, जो बुना हुआ कपड़ा होता है, उसको उस पानी के घोल में डाल के दबाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब पानी के घोल में डाल के उसको दबाया जाता है तो जगह से जहाँ मतलब कम खींचा होता है वहाँ बराबर हो जाता है, जहाँ ज़्यादा खींचा होता है वहाँ भी मतलब अपना अपना जगह वह ऊन या रेशा ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं भराई। ठीक है, इसी को हम भराई या फुलिंग बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जैसे हम वस्त्र को पानी में फुला देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे ऊन को भी करते हैं। ठीक है, तो इससे भराई हो जाती है, ऊन जो है अपने अपने जगह समांतर हो जाते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी प्रोसेस आती है वो आती है ब्लीचिंग या रंगाई। तो ब्लीचिंग या रंगाई जो ऊन में होती है तो ऊन पे पक्के कलर चढ़ते हैं और समान मात्रा में, जैसे कोई भी आप बाल्टी वगैरह में कलर घोल के डाल दें, फिर उसमें वस्त्र को कलर करने के लिए डालें तो समान, मतलब पूरा समान एरिया में हर जगह कलर पहुंच जाता है और कच्चे कलर नहीं, इस पे पक्के कलर चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो रंगाई की प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। और अगर ब्लीच की बात करें तो इस पे तनु ब्लीच किया जाता है। ठीक है, बहुत सांद्र या तीव्र ब्लीच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो इस पे हम हल्के ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि उसमें उज्ज्वलता और सफ़ेदी लाने के लिए। इसके बाद इसकी लास्ट में सबसे लास्ट प्रक्रिया जो होती है वो परिसज्जा की होती है जिसको हम फिनिशिंग बोलते हैं। फिनिशिंग के बाद हमारा वस्त्र तैयार हो जाता है। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे या इसकी विशेषताएं। इसमें ये 14 पॉइंट जो है ये सीरियल से याद करना ज़रूरी है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ सीप, सेकेंड फिर शार्टनिंग एंड ग्रेडिंग, फिर क्लीनिंग एंड स्काउरिंग, फिर ड्राइंग, ऑयलिंग, फिर ब्लेंडिंग, फिर उसके बाद कॉर्डिंग प्रोसेस है, कार्डिंग प्रक्रिया, फिर उसके बाद कॉम्बिंग, ड्राइंग, स्पिनिंग, वीविंग,
फिर वीविंग के बाद फिर फुलिंग, फिर ब्लीचिंग, डाइंग और सबसे लास्ट में है फिनिशिंग। ये कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी मिलाने के लिए भी इससे क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर। अब हम देखेंगे उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मतलब इसका कैरेक्टर देखेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं दो टाइप की, एक भौतिक देखेंगे और एक रासायनिक देखेंगे, फिजिकल और केमिकल। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं भौतिक विशेषताओं की। तो भौतिक विशेषताओं में हम इसका संगठन पहले देखते हैं। संगठन, ऊन का रेशा प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। यह एक ऐसा रेशा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर को इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि कौन सा ऐसा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो हम कहेंगे उनमें सल्फर पाया जाता है। ये सभी तत्व आपस में मिलकर केराटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रतिशत इस प्रकार है। इसका प्रतिशत भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रतिशत से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो कार्बन कितने प्रतिशत होता है उनमें? 49% कार्बन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 24% ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 16% होता है। हाइड्रोजन हमारा 7% होता है और सल्फर कितना होता है? 4%। ये सल्फर वाला 4% एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हो सकता है दोबारा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये प्रतिशत याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ऊन कैसा दिखता है? तो माइक्रोस्कोप से देखने पर उनमें 3 परत दिखाई देती है। कितनी परत? 3 परत दिखाई देती है। सबसे पहली परत होती है ऊपरी परत, बाह्य परत, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल नाम से जानते हैं, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल होता है, और यह क्या करता है? यह ऊन को या ऊन के रेशे को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। क्यूटिकल का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, या इसीलिए हम इसको क्यूटिकल को बोलते हैं सुरक्षात्मक परत। इसके बाद सेकेंड आती है मध्य परत, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। मिडिल लेयर जो होती है वो कॉर्टेक्स होती है, और कॉर्टेक्स में मिलेनिन की प्रधानता होती है। इसमें एक मिलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ऊन का कलर होता है, ठीक है। ऊन किस रंग का है ये डिपेंड कौन करेगा? ये डिपेंड करेगा ऊन की मध्य परत, मिडिल लेयर, कॉर्टेक्स, क्योंकि इसमें मिलेनिन की प्रधानता होती है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो अंदर वाली परत होती है उसको हम अंतः परत बोलते हैं, उसका नाम है मेड्यूला। यह एक इनर लेयर होती है और यह खोखली होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऊन में यह खोखली होती है, खोखली नलिका होती है अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है यह सारे ऊन में, किसी किसी ऊन में तो यह नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ जैसे ऊन जो है यह 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर की लेयर हमारी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल, और सबसे बीच की जो लेयर होती है वो हमारी कॉर्टेक्स होती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो मेड्यूला होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अब डायमीटर की बात करें, इसके व्यास की बात करें, तो जो इसका डायमीटर होता है वह 0.0005 से लेकर 0.0015 इंच होता है इसका डायमीटर, ठीक है। इसके बाद लंबाई की अगर बात करें तो 1 से 4 इंच और कभी कभी 7 से 8 इंच इसकी लंबाई पाई जाती है। और चमक की बात करें तो इसमें उत्तम कोट की चमक मतलब होती है, दोनों टाइप की चमक होती है, अच्छी भी चमक होती है, कम, लेकिन जिसमें चमक ज़्यादा होती है वह निम्न गुणवत्ता का ऊन होता है, और जिसमें चमक कम होती है वह अच्छी गुणवत्ता का ऊन होता है। तो चमक देखकर हम यह हिसाब लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो उत्तम कोटि में कम चमक होती है, जो उत्तम कोटि के ऊन का रेशा होता है या ऊन होता है उसमें कम चमक होती है, और जो निम्न कोटि का ऊन होता है उसमें चमक अधिक पाई जाती है। लेकिन विभिन्न प्रकार की कुछ परिसज्जाएं हैं, फिनिशिंग है, जिसके द्वारा हम इसको चमक को घटा बढ़ा सकते हैं। अब अगला देखते हैं रंग या कलर। कलर की बात करते हैं तो ऊन जो है यह सफ़ेद से ग्रे
या भूरा, कभी कभी काला रंग का होता है। तो कई प्रकार के रंग का ऊन मिलता है। इसके बाद मजबूती की बात करें तो ऊनी रेशे निर्बल रेशे होते हैं। भीगने पर इनकी जो मजबूती होती है और कम हो जाती है, मतलब ये और कमजोर होते हैं। और कितने कमजोर हो जाते हैं? या 25 से 30% इनकी मजबूती घट जाती है। तो जितने रेशे प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशों में अगर सबसे कमजोर रेशे की हम बात करें तो क्या है? ऊन ही है। ठीक है। और भीगने के पश्चात तो यह और ही कमजोर हो जाता है। इसके बाद प्रत्यास्था की अगर बात करें, प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी, तो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक प्रत्यास्था होती है ऊन में, और यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खिंच जाने के पश्चात वास्तविक स्थिति में आ जाता है। क्योंकि प्रत्यास्था उसे ही कहते हैं कि किसी रेशे को अगर हम खींचें और वो खींचे, जब छोड़ दे तो अपने मूल अवस्था में वह वापस आ जाए। तो यह गुण इसमें बहुत अच्छे से विद्यमान रहता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे जितने होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रत्यास्था किसी में पाई जाती है तो वो ऊन में पाई जाती है। अब अगला हम देखते हैं प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता यानी रेजिस्लेंसी, तो सबसे अधिक इसमें पाई जाती है प्रतिस्कंदता। और उत्कृष्ट कोटि के ऊन में प्रत्यास्था गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जो उत्कृष्ट कोटि का जो हमारा ऊन है वो कौन सा ऊन था? मेरिनो ऊन। तो मेरिनो ऊन में 25 से 30 क्रिम्स माने वही सल्क प्रति इंच प्रतिस्कंदता होती है, जबकि निम्न श्रेणी के मोटे ऊन में 1 या 2 क्रिम्स प्रति इंच प्रतिस्कंदता होती है। मतलब जो अच्छी क्वालिटी का ऊन होगा जिसको हम बोलते हैं मेरिनो ऊन, उसमें 25 से 30 क्रिम्स पाए जाते हैं। और जो निम्न श्रेणी के होते हैं उसमें 1 से 2 क्रिम्स पाए जाते हैं। ठीक है। क्रिम्स का मतलब जैसे हम मुट्ठी में किसी ऊन को दबाए तो वो सिकुड़ गया, बिल्कुल मुट्ठी में आ गया, फिर उसके बाद छोड़े तो वो फूल गया, ये होता है प्रतिस्कंदता। अब अगला हम देखते हैं आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता की बात करें तो ऊनी वस्त्रों में 30% तक नमी सोखने का गुण होता है। ठीक है। फिर इसके बाद सिकन प्रतिरोधकता या क्रीज रेजिस्टेंस, तो ऊनी रेशे सिकन प्रतिरोधी होते हैं। ऊनी वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है। तो सिकन प्रतिरोधकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसमें प्रत्यास्था होती है, इसमें प्रतिस्कंदता होती है, तो इस कारण इसमें सिकन प्रतिरोधकता भी आ जाती है। इसके बाद अगर धुलाई की बात करें, इसकी वॉशिंग की, तो ऊनी वस्त्र भीगने के पश्चात 25 से 30% अपनी मजबूती खो देते हैं। तो फलतः इस दशा में रेशे निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए इसकी धुलाई अत्यंत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक तो ऊन भी कमजोर है, दूसरा भीगने के बाद वो और कमजोर हो जा रहा है, तो इसलिए इसकी धुलाई जो है ध्यानपूर्वक अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। धूप का प्रभाव, ऊनी रेशों पर धूप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऊन के रेशों पर धूप एवं प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऊनी रेशों की गुणवत्ता का ह्रास कर देती हैं, जिससे रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऊनी रेशों को धूप में सुखाने से पहले जब हम सुखाने जाते हैं तो उसके ऊपर कोई पतला कपड़ा डाल देना चाहिए, ताकि डायरेक्ट वह धूप के संपर्क में ना आए। इसके बाद अगला हम देखते हैं रगड़ का प्रभाव। तो रगड़ का प्रभाव ऊनी वस्त्रों पर रगड़ एवं घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऊनी रेशे घर्षण पड़ेगा या रगड़ पड़ेगा तो वहाँ से वो कमजोर हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। इसके बाद फफूंदी की बात करें तो ऊनी रेशों पर फफूंदी का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम नम स्थानों पर या थोड़ी गीली अवस्था में ही उसको पैक करके रख देते हैं तो उस पर फफूंद लग सकते हैं, वो कमजोर हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं लटकनशीलता। अगर लटकनशीलता की बात करें तो ऊन रेशे में उत्तम लटकनशीलता का गुण पाया जाता है, और यह गुण उसकी प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था और लोच एवं कोमलता के कारण होता है। ठीक है। और ऊष्मा चालकता की बात करें तो ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि गर्मी में हम ऊन को या ऊनी वस्त्र को नहीं पहन सकते हैं, सिर्फ सर्दी में पहन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सर्दी में यह त्वचा को गर्म रखते हैं, और गर्मी में अगर पहन लेंगे तो और गर्म कर देंगे, तो इसलिए ये ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यहाँ तक हो गया भौतिक विशेषताएं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसकी रासायनिक विशेषताएं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक।
तो इसके बाद इसमें पहला पॉइंट में क्या है, अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड। तो तीव्र एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आकर ऊनी रेशे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तनु अम्ल का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर तीव्र या सांद्र अम्ल है तो वह रेशे के लिए नुकसान करेगा, लेकिन अगर तनु अम्ल है तो वह रेशे के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्षार का प्रभाव, तो क्षार का प्रभाव ऊनी रेशे पर हानिकारक है। तीव्र एवं सांद्र क्षारीय घोल ऊनी रेशे को नष्ट कर डालते हैं, इसलिए ऊन की धुलाई नरम, मृदु एवं उदासीन साबुन से करना चाहिए। मतलब क्षार जो है यह ऊन को हानिकारक प्रभाव डालता है ऊन पर। अब आगे देखते हैं हम रंगों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइज। रंग का प्रभाव क्या पड़ता है, तो रंगों के प्रति इनका गहरा सादृश्य होता है। इन्हें क्षारीय, वैट रंग आदि से रंगा जा सकता है, इन पर समान रूप से पक्के रंग चढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद विरंजक का प्रभाव। तो विरंजक का प्रभाव तीव्र विरंजक जैसे हाइपोक्लोराइड या जेविल वाटर जिसको बोलते हैं का ऊनी रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊनी वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए हल्के विरंजक जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड का उपयोग करना चाहिए, और दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सोडियम पराक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तीव्र या सांद्र विरंजक जो होंगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, इसको ऊनी रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अगर लास्ट देखते हैं हम पसीने का प्रभाव, तो पसीने के प्रभाव में क्या है कि ऊनी वस्त्रों को अगर पसीने युक्त बिना धोए ही संग्रहित करके रख दिया जाता है तो इस पर बुरा असर पड़ता है, उस पर फफूंद लग सकते हैं या कोई कीटाणु लग सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। तो ऊनी रेशों को हम क्या करते हैं, धुल के सुखा के अच्छे से फिर इसको हम पैक करते हैं या रखते हैं, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ तक हमारा ऊन का टॉपिक था, टेक्सटाइल का एक बड़ा टॉपिक था, यहाँ तक कवर हो गया। तो आज इतना ही। आज के बाद फिर अगर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेके। आज इतना ही, धन्यवाद।